नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो ये जो सीएमओ की भर्ती होने वाली है उस सीएमओ की भर्ती के विषय में जो उसका सिलेबस है उस सिलेबस को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सिलेबस में एक ही पेपर होगा, बाकी 30 अंक का इंटरव्यू होगा। पेपर जो है 2 भागों में विभाजित होगा। एक सामान्य अध्ययन पहले भाग को कहेंगे और दूसरे भाग को छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय या सामान्य जानकारी कहेंगे। अगर मैं पहले भाग पर बात करूं तो देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं स्वरूप विशेषताएं, सिंधु घाटी की सभ्यता, कुल मिला के छत्तीसगढ़ नहीं, भारतीय संस्कृति स्वरूप एवं विशेषताएं, कुल मिला के इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है जो कि एंशियंट हिस्ट्री से संबंध रखता है, प्राचीन इतिहास से संबंध रखता है। दूसरे भाग में हम देखें तो ये है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति यानी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास वाला भाग। उसके बाद करंट अफेयर वाला भाग। कुल मिला के इसको मैं दोबारा मुझे पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको एक सरसरी निगाह से आपको बता दूं कि इसमें आप देख पाएंगे कि पहले भाग को जिससे कि 75 प्रश्न पूछे जाएंगे 26 यानी 26 टॉपिक में विभाजित किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर इस भाग से 75 प्रश्न पूछे जाने हैं, इसको मैं 26 न लिख करके 25 लिख दूं तो इसमें 25 को डिवाइड कर दूं तो आएगा उत्तर 3, यानी एक भाग से 3 प्रश्न पूछा जाना निश्चित है। आप सोचेंगे मैं ये भाग छोड़ दूं, ये भाग पढ़ लूं, तो ऐसा बात नहीं बनेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। एग्जामिनर ने पहले ही बता दिया है कि आपको हर भाग से मैं 3 प्रश्न पूछूंगा और अगर आप ऐसी स्थिति में वो भाग छोड़ करके जाते हैं, वो पॉइंट छोड़ करके जाते हैं, तो आप एक बेवकूफी भरा निर्णय ले रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि आप फिर कभी सेलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे टॉपिक छूट जाएंगे, तो फिर उससे जो प्रश्न आएंगे वो या तो गलत होंगे या तो फिर आपसे नहीं बनेंगे। क्लियर होगा मेरी बात? तो अगर भाग 1 की बात करूं तो इससे आपके 75 प्रश्न पूछने हैं। 75 प्रश्न में कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो कि सामान्य जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे वो पढ़ते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास भी पढ़ते हैं, उसमें आधुनिक इतिहास भी पढ़ते हैं, राज व्यवस्था या संविधान के विषय में पढ़ते ही हैं, अर्थव्यवस्था या भूगोल के विषय में भी पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर ये जो पॉइंट है 1 से लेकर के 9-10 तक, जिसमें थोड़ा सा साइंस का भी विषय है, ध्यान रखेंगे इस जो सिलेबस है सीएमओ का, इसमें किसी प्रकार से साइंस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं है, मैथ्स तो है ही नहीं, इंग्लिश, रीजनिंग, ये चारों पार्ट एकदम नगण्य है, 3 पार्ट तो है ही नहीं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। बाकी साइंस का जो विषय है वो थोड़ा सा है, तो जिसको जो साइंस की तैयारी, साइंस जिनका कमजोर है, मैथ्स जिनका कमजोर है, रीजनिंग जिसका कमजोर है, वो इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आप अगर समय से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो एग्जाम निकल भी जाएगा। तो आखिर ये भाग जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इन भाग में आपको क्या करना चाहिए? जैसे उन भाग की बात करूं तो जैसे हिस्ट्री की बात करता हूं, इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, ज्योग्राफी की बात करता हूं, और क्या है, भूगोल की बात करता हूं, भूगोल तो हो गया, या फिर पॉलिटी की बात करता हूं। ये सब पॉइंट्स जो हैं, ये सब विषय में कैसा अप्रोच रखना चाहिए आपको, इस विषय पर बात कर लूं तो इन पॉइंट्स में आपको अप्रोच जो रखना चाहिए वह एक ऑफिसर की तरह से सोच आपका होना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात आप ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, ये 2nd क्लास ऑफिसर की पोस्ट है। 2nd क्लास ऑफिसर की पोस्ट सामान्य तौर पर सीजीपीएससी जो है सिविल सर्विस के माध्यम से भरती है, और उसमें प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू 3 चरण में एग्जाम होते हैं। चूंकि ये 2nd क्लास ऑफिसर का पोस्ट है, 2 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक तथ्यात्मक प्रश्न हो सकता है, एक विश्लेषणात्मक प्रश्न हो सकता है। अगर सीजीपीएससी के मेंस में आप देखेंगे तो विश्लेषणात्मक प्रश्न आपको दिखेंगे, प्रीलिम्स में देखेंगे तो तथ्यात्मक प्रश्न देखेंगे। उसी प्रकार से यहां पर अगर 2nd क्लास ऑफिसर के लिए आपकी भर्ती होने वाली है तो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होने वाला है? एग्जामिनर तो यही चाहेगा ना कि मैं एक ही एग्जाम में, जब मेरे को 2nd क्लास ऑफिसर बनाना है तो मैं उसी एग्जाम में तथ्यात्मक और उसी एग्जाम में उसी मतलब पेपर में तथ्यात्मक, उसी पेपर में विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछ लूं।
और ऐसी स्थिति में अगर आप केवल फैक्ट के पीछे भागेंगे तो फंस जाएंगे। तो ये जो ट्रेडिशनल स्टैटिक टॉपिक है, इन स्टैटिक टॉपिक में आपका अप्रोच होना चाहिए एक ऑफिसर वाला, आपका सोच एक ऑफिसर वाला होना चाहिए। हालांकि मैं क्लास जो कराऊंगा, जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करेंगे, उसमें मैं इस चीज को, अप्रोच को डील कराना या अप्रोच को सोचना समझना वो सिखाऊंगा आपको। लेकिन जो बच्चे कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे उन बच्चों की बात करो तो ये जो होना चाहिए वो एक ऑफिसर वाला सोच होना चाहिए, तब जाकर के निकलेगा। आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक सेकेंड क्लास ऑफिसर बनने जा रहे हैं और कोई भृत्य है, अगर आप भृत्य के प्रश्न होंगे या फिर सेकेंड क्लास ऑफिसर के प्रश्न होंगे, उसमें तो कुछ फर्क होगा ना। वो फर्क कहां से आता है? वो फर्क अप्रोच से आता है, सोच से आता है। ठीक, तो एग्जामिनर आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो ऑफिसर सोच वाली प्रश्न पूछेगा। और क्योंकि ये जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये तो भृत्य के एग्जाम में भी है, चपरासी के एग्जाम में भी है और आपके ऑफिसर के भी एग्जाम में। लेकिन दोनों के प्रश्नों का स्तर जब देखेंगे तो लगेगा अरे वही कंटेंट है, वही सब चीजें हैं, लेकिन पूछा अलग तरीके से गया। तो ये सब चीज तो मैं खैर क्लास में कराऊंगा, लेकिन जो बच्चे खुद से तैयार करना चाहते हैं, एक रिस्क लेके देखना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। देखिए पद तो मलाईदार है, ठीक, ऐसा लोग कहते हैं, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, बाकी आप मैं क्या कहना चाहता हूं समझ गए। पद क्या है? मलाईदार पद है, ठीक। लेकिन मलाई खाने के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले चाहिए दूध। अब वो दूध आप चाहें तो खुद से गाय पालिए, भैंस पालिए। वैसे हम लोग हिंदू राष्ट्र वाले हैं भाई, हिंदुस्तान नाम है, तो कई लोग सोच रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो अगर गाय ही पाल लेते, नहीं तो कहीं भैंस पाल लिए तो उसमें भी एक रिस्क हो जाएगा वीडियो। तो गाय पाले, गाय से दूध निकाले, दूध को गर्म करें, गर्म करके मलाई बनाए और मलाई खा लें। गर्म करना और मलाई खाना दोनों तो आप ही का काम, मलाई निकालना और खाना, ये तीन काम तो आपके। आपके पास ऑप्शन ये हो सकता है कि आप दूध डायरेक्ट मार्केट से ले लें या फिर गाय पाल लें। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर कोर्स जो है ना वो बना बनाया दूध है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन करिए और फालतू में मेहनत मत करिए। नूडल्स आप घर में भी बना सकते हैं, नूडल्स आप पैकेट का लेते हैं मैगी का और उसको बनाते हैं, क्यों? आप घर में भी बना सकते हैं। तो समय मत गंवाइए, मेरा कहना है। चलिए अब कुछ और बातें देखते हैं। इस पर तो देख लिया हमने कि क्या है 10 नंबर पॉइंट तक। अभी 11 नंबर पॉइंट देखेंगे। जैसे अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 11 नंबर पॉइंट में आप देख रहे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम दिखा है। अब इस जैसे अधिनियम है, अधिनियम एक ऐसा पॉइंट है या फिर जो बहुत सटीक दिया है। जैसे ये सूचना का अधिकार अधिनियम है, इस सूचना के अधिकार अधिनियम से 3 प्रश्न आपके निश्चित है। अगर आप सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ लिए कंप्लीट तो 3 प्रश्न आना ही आना है। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि मेरे को सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो फिर पढ़ लीजिए पूरा, 3 प्रश्न आएगा। अब अधिनियम को कैसे पढ़ें वो भी एक प्रश्न है। अधिनियम को कैसे पढ़ना है? तो अधिनियम को पढ़ने के विषय में 2-3 चीजें, 4 चीजें आप जरूर याद रखिएगा कि अधिनियम लाने का उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों वो अधिनियम लाया गया। दूसरा, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो उसमें परिभाषा के रूप में दिया रहता है, उस परिभाषा को जरूर ध्यान रखिएगा कि उस अधिनियम के अंतर्गत किसी बात का या फिर किसी शब्द का क्या मीनिंग है। ठीक, ये 2 चीजें जरूर याद रखिए। अगर ये 2 चीजें आप ध्यान समझ गए, परिभाषा की मतलब अधिनियम की शब्दावली को अगर समझ गए, तो आपका अधिनियम बहुत आसान है। वही सामान्य चीजें लिखी रहती हैं, वही सामान्य नियम लिखे रहते हैं। जैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, कुछ अपने जीवन में नियम बनाते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 6 से 7 दौड़ने जाऊंगा, 7 के बाद वापस आऊंगा, वापस आके खाना खाऊंगा या नहाऊंगा। ऐसे ही चीजें तो अधिनियम में भी लिखी रहती, सेम चीजें। लेकिन ये बात जो मैं बोला, ये बात आपको इसलिए समझ में आ गई कि मैं सुबह 7 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा, ये बात समझ में इसलिए आ गई क्योंकि आप उससे, उन शब्दों से परिचित हैं या फिर वो आपके जीवन का हिस्सा है।
तो अगर आप एक अच्छे शिक्षक की बात करें, अच्छा शिक्षक कौन होता है, तो अच्छा शिक्षक ऐसा नहीं है कि वो आपको पूरा अधिनियम रटा दे, वो कर दे, ये कर दे, वो अलग बात है, वो नहीं। आपको उस अधिनियम के विषय में या फिर जिस टॉपिक को आप पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के विषय में रुचि पैदा कर दे, वही एक अच्छा शिक्षक है। तो अधिनियम की शब्दावली को अगर आप समझ गए, अधिनियम क्यों लाया समझ गए, पहली बात तो अधिनियम क्यों लाया गया यही बात अगर समझ में आ गई तो यहीं से आपका लगभग 50% अधिनियम पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा, केवल यही समझ गए कि वो अधिनियम क्यों लाया गया, बस यहीं से उसका 50% काम खत्म हो गया। अब अगर आपसे कंसेप्ट वाले यानी अवधारणा वाले प्रश्न पूछेगा, अवधारणा वाले प्रश्न पूछेगा तो आप किसी भी हाल में सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। ठीक, तो ये 50% तो आपका काम हो गया अवधारणा वाला। अब बाकी जब अधिनियम पढ़ेंगे, परिभाषा से लेके बाकी जो भी उसके नियम होंगे, वहां से आपके 50% प्रश्न है, यानी ये आपका प्रश्न होगा वो तथ्य से संबंधित होगा, उस अधिनियम में विशेष क्या बात लिखा गया है इससे संबंधित है। अब एक चीज और है कि आपको ये लगेगा कि भाई ये अधिनियम कहां से मिलेगा मुझे, तो इसके लिए बहुत आसान है। अब तो डिजिटल सब चीज हो गया, ऑनलाइन हो गया, साइबर वाला हो गया, तो बहुत आसान है। गूगल में सर्च करिए अधिनियम के विषय में, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सर्च करिए और उसे डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने दो बातें बताई आपको, वो अधिनियम क्यों लाया गया, दूसरा उसके परिभाषा। अगर दो बातें आपने समझ गई, पहली बात तो अधिनियम क्यों लाया गया यही समझ लिए, तो 50% आपने तैयारी कर ली उस अधिनियम की, यानी 3 प्रश्न आएंगे तो 1.5 प्रश्न आपसे बनेंगे, मतलब अगर अवधारणा से प्रश्न पूछा तो। बाकी फैक्ट वाले के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जब भी गूगल से डाउनलोड करें अधिनियम कोई भी डेटा, तो एक चीज जरूर ध्यान रखें कि यह चीज क्या होता है, दिन ब दिन क्या होता है, संशोधन होता रहता है। तो इस संशोधन को विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी अधिनियम डाउनलोड करना है वो पूर्ण रूप से संशोधित अधिनियम ही डाउनलोड करना है, क्योंकि प्रश्न एग्जामिनर कहां से पूछता है, जहां पर आप दुविधा की स्थिति में होते हैं वहीं से प्रश्न पूछता है। और दुविधा की स्थिति में एग्जामिनर समझता है कि भाई ये अगर ये अधिनियम संशोधित हुआ है, बदला गया है, उसके कुछ पॉइंट्स को बदले गए हैं संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा, तो वो चीज आपको उसको लगेगा कि भाई ये शायद ये अपडेटेड ना हो तो आदमी पूछ लेता है। बच्चा नहीं पढ़ा होगा, स्टूडेंट नहीं पढ़ा होगा, अभ्यर्थी नहीं पढ़ा होगा, तो उसको पूछ लेते हैं ऐसा। तो संशोधित अधिनियम ही डाउनलोड करें, जो एकदम से अपडेटेड हो वही अधिनियम डाउनलोड करें। जैसे आपसे अगर बात करूं तो सूचना का अधिकार अधिनियम 1 नंबर पॉइंट, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता जो कि अब हो जाएगा BNS, ध्यान रखेंगे सिलेबस में परिवर्तन होगा, इसको लिखा जाएगा अब क्या, BNS यानी भारतीय न्याय संहिता। ठीक, तो एक तो मैं सूचना का अधिकार बताया, एक ये बताया, छत्तीसगढ़ भू राजस्व डाउनलोड कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण डाउनलोड कर सकते हैं, 1974 डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 यहां होगा और एक वहां 6 और 6 अधिनियम। उसके बाद छत्तीसगढ़ में स्थानीय प्रशासन, इसके लिए जो अधिनियम है वो 7 अधिनियम आपने डाउनलोड कर लिया, 7 अधिनियम आपने पढ़ लिया, तो ये समझिए कि आपका कितना नंबर रेडी हो गया। यहां से अगर 75 प्रश्न पूछने हैं तो 21 अंक आपका तैयार हो गया। समझ गए? अधिनियम की शब्दावली बहुत जरूरी है। जैसे आपसे पूछता है संपत्ति अंतरण अधिनियम या फिर यहां पे लिखा है भू राजस्व संहिता, तो ये अधिनियम और ये संहिता में क्या फर्क है, क्या अंतर है, क्यों अधिनियम बोलते हैं कभी संहिता बोलते हैं। पर्यावरण अधिनियम के बीच में जैसे यहां पे ब्रैकेट दिया है, कोष्टक में लिखा है, तो इस कोष्टक का क्या मीनिंग है, क्यों कोष्टक में दिया है, ब्रैकेट में क्यों दिया है, इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर कि ये पार्ट आपका कंप्लीट होगा। क्लियर है? अब दूसरी बात मैं करता हूं, दूसरी बात जो है वो छत्तीसगढ़ के विषय में। तो छत्तीसगढ़ तो सामान्य है, वो आप तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जैसे पंचायती राज अधिनियम है, इसके अलावा 1-2 पॉइंट्स और हैं जिसको आपको तैयार
करना चाहिए अलग से, जैसे यातायात, पर्यावरण संरक्षण, ये सब टॉपिक आप सामान्य तौर पर नहीं पढ़ते। टेलीफोन, मोबाइल सेवाएं, ये भी आप सामान्य तौर पर नहीं पढ़ते, तो ये सब चीजें आप तैयार करना चाहिए आपको। ठीक है, अब कुछ गुरु ज्ञान दे देता हूं। ठीक है, गुरु को ज्ञान देना जरूरी है, वही काम है उसका, तो एक गुरु ज्ञान दे देता हूं। कोई भी एग्जाम हो, सीएमओ का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, जो एग्जाम आपका वन डे हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं, वन डे, यानी एक दिन में वो एग्जाम होना है, उसके बाद उसका कोई पेपर नहीं होना है। जैसे ये सीएमओ का एग्जाम होना है, जैसे फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, जैसे व्यापम की परीक्षाएं होती है, एक ही दिन है, वही दिन आपका निर्धारित करेगा। ऐसी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आप कोई भी परीक्षा निकाल सकते हैं जो वन डे, कोई भी परीक्षा, सीएमओ तो बहुत अलग बात है, छोटी बात तो नहीं है, सेकंड क्लास ऑफिसर का पोस्ट है, लेकिन कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। एक ही चीज आपके अंदर रखनी है, वो है आत्मविश्वास। अगर ये चीज आपके पास है तो आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज बहुत आसानी से नहीं आती, ये चीज, इस चीज के लिए मेहनत लगती है। आत्मविश्वास खुद से अपने आप नहीं आता, आत्मविश्वास आता है पढ़ाई से। लेकिन पढ़ाई से कुछ का आत्मविश्वास तो आता है, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद सबसे ज्यादा जो आदमी, व्यक्ति डिमोरलाइज होता है, यानी मतलब वो एक तरीके से डिप्रेशन में जाता है या चिंता में रहता है, उसका एक ही विचार रहता है कि जो मैंने पढ़ा है वो याद है कि नहीं, क्या पता याद ना हो, फालतू में पढ़े जा रहा हूं। और जो मेहनत करेंगे ना, उन्हीं के अंदर एक डाउट आता है, केवल उन्हीं के अंदर डाउट आता है। जो मेहनत नहीं करेंगे उनके लिए सब बराबर है। ठीक, तो 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन में डाउट फिर से आएगा, फिर से आएगा, और उसी से लड़ना रहता है। जो अभ्यर्थी होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, उनको केवल उसी चीज, उसी डिप्रेशन वाली चीज से लड़ना रहता है कि क्या मैं जो पढ़ा हूं याद है भी कि नहीं, एग्जाम में जाऊंगा तो कहीं पता चला याद ही नहीं आया। जितने लोग मेहनत से पढ़ते होंगे उनके अंदर ये चीज होगा, सोचते होंगे वो लोग। ठीक, तो पढ़ा हुआ याद है कि नहीं, इसको जांचने के लिए आप एक विधि का उपयोग कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग या माइंड मैप की विधि। इस विधि से जो आपने पढ़ा उसे आप अपने दिमाग में सोच करके देखिए, लिंक को मिला करके देखिए कि 1857 पढ़ा तो 1857 में क्या हुआ। इसके लिए आप एक चीज काम कर सकते हैं, जैसे 1857 की क्रांति पढ़ा आपने, तो 1857 की क्रांति के लिए आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट लिख दिया, मान लेते हैं कि कौन उस समय विद्रोह करता था, किस क्षेत्र में कौन विद्रोह करता था, तो ऐसे लिख दिए विद्रोह करता, और विद्रोह करता को आप एक पॉइंट लिख लिए। अब विद्रोह करता पर ध्यान रखेंगे, जब पढ़ेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, उस समय क्या करेंगे, कागज रखेंगे, उसमें विद्रोह करता लिखा होगा। अब ध्यान करेंगे कौन से क्षेत्र में कौन विद्रोह करता, कौन से क्षेत्र में कौन विद्रोह करता, और ऐसे ही काम आपको हमेशा आंख बंद करके करना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक, और अगर मेरे बच्चे होंगे, मतलब मैं पढ़ाया हूंगा उन बच्चों को, तो मैं ये चीज पढ़ा हुआ याद है कि नहीं, वो जो क्लास खत्म होगा वैसे ही इस चीज को एक रिकॉल कराता हूं, और इसमें इसी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का उपयोग करता हूं। और एक बार आपने अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का उपयोग करना सीख लिया, एक ऐसी चीज, एक ऐसी जादूगरी वाली चीज जो मतलब आपके सोचने की, आपके याद रखने की पूरी क्षमता को बदल सकता है, ये वो चीज। तो इस विधि का प्रयोग मैं खैर क्लास में करता हूं लास्ट में, और आपका जो सीएमओ का क्लास है उस सीएमओ के क्लास में भी मैं यही विधि करूंगा, इसी विधि का उपयोग करूंगा क्लास के आखिरी में। तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ये चीज पढ़ने के बाद तुरंत कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा था वो याद है। दूसरा जो चीज आप करेंगे वो करेंगे क्या, वो करेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत सारी चीजें हैं, इसको भी डील कर लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न तो वन लाइनर होता है, इस पर बच्चों को कोई समस्या नहीं होती है।
दूसरा प्रश्न होता है जिसको कहते हैं कूट वाला प्रश्न। तीसरे प्रकार का प्रश्न जो होता है जोड़ी मिलान का प्रश्न। और चौथा नंबर का प्रश्न होता है जो कि क्रम पूछ लेता है कभी कभी। और अधिनियम वगैरह पढ़ेंगे तो क्रम का तो सवाल ज्यादा नहीं है, लेकिन जोड़ी मिलान वाला आ सकता है, कूट वाला आ सकता है। कूट वाला इसीलिए पूछेगा क्योंकि एग्जामिनर के पास क्या है, चैलेंज है कि वो इसी एग्जाम में आपको प्रीलिम्स का भी टेस्ट लेगा और मेंस का भी लेगा। प्रीलिम्स का टेस्ट लेगा तो वन लाइनर पूछेगा, जोड़ी मिलान पूछेगा, क्रम पूछेगा, सॉरी वन लाइनर पूछेगा, जोड़ी मिलान पूछेगा। विश्लेषणात्मक प्रश्न जब पूछेगा, ये किसमें आएगा, ये और ये दोनों तथ्यात्मक में आएगा। विश्लेषणात्मक में कौन आएगा, कूट पूछेगा, क्रम पूछेगा। ठीक है, तो आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछेगा। तो इसके लिए आप एमसीक्यू के लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। टेस्ट सीरीज, उस टेस्ट सीरीज की क्वालिटी पहले आपको देखनी पड़ेगी कि क्या वो सेकेंड क्लास ऑफिसर के एग्जाम के बराबर आपको क्वालिटी दे पा रहा है कि नहीं। और टेस्ट सीरीज में एक चीज बहुत पूर्ण होता है जो कि होता है विश्लेषण विवरण, जिसको कहते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो इस विवरण पर भी आप जरूर ध्यान देंगे। क्लियर होगा। तो ये विवरण भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए और इस चीज को आप विशेष तौर पर अच्छे से ध्यान करके पढ़ना चाहिए आपको और पढ़ना भी चाहिए। वैसे अगर मैं कहूं, दो चीजें मैंने बताई, एक आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास आएगा पढ़ाई से। और पढ़ाई में सबसे ज्यादा बच्चे डिप्रेस होंगे जब उनको लगेगा कि मुझे तो याद ही नहीं हो रहा। तो उस चीज को याद करने के लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मैं आपको एग्जाम उसमें कराऊंगा ही कराऊंगा। दूसरा जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू क्या कराएगा, आपको अवेयर करेगा कि भाई इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, तो उसका भी विधि का ये भी आप कर सकते हैं। बाकी हम क्या करेंगे, हम क्लास जो करेंगे ना, उस क्लास में पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी पढ़ाने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग से उन चीजों को याद कर लेंगे हम उसी समय। याद करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो कहता हूं ना, भूलना सबसे कठिन काम है, याद करना बहुत आसान। भूल पाए हैं क्या आप उसको, नहीं भूल पाए है ना, याद आती है कभी कभी या फिर आता है, जो याद करना सबसे आसान, भूल पाना सबसे कठिन। ठीक, तो ये चीज जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करूंगा तो क्लास में ही आपको याद होना है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, और बाकी एमसीक्यू तो क्लास जैसे खत्म होगा वैसे ही मैं कराऊंगा, क्या, एमसीक्यू कराऊंगा। मतलब एक एक टॉपिक खत्म होता जाएगा, उसका बहुविकल्पीय प्रश्न कराते जाएंगे ताकि आपको कहीं पर कोई डाउट ही न रहा। वीडियो के माध्यम से ही करा दूंगा, अच्छा रहता है, उसमें थोड़ा डिटेल में समझा पाऊंगा। ठीक, लाइव क्लास में तो मजा नहीं आता उतना, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास रहता है तो अच्छा लगता है पढ़ाने में। ठीक, लाइव में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होता है कभी कभी। तो ये सब चीजें करनी है, ये सब चीजें करेंगे तो सिलेक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से होगा। आपको सिलेक्शन के लिए इस एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। और दूसरा, प्रश्न की प्रकृति कैसी है ये पता होना चाहिए। आत्मविश्वास के लिए आप करें पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ आप करें ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये आपका काम आ जाएगा किसी भी एग्जाम में। वनडे एग्जाम के लिए, प्रश्न की प्रकृति के लिए आप एमसीक्यू देख सकते हैं। एमसीक्यू में भी आपको सभी प्रकार के प्रश्न रहे, कूट वाले प्रश्न रहे, जोड़ी मिलान वाले प्रश्न रहे, वन लाइनर प्रश्न रहे, क्रम वाले प्रश्न रहे, तो ज्यादा सही है। ठीक, तो ये दो चीजें करके आप किसी भी एग्जाम में 100% सेलेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मलाईदार पोस्ट है मैंने बताया, और मलाई खाने के लिए आपको दूध गर्म करना पड़ेगा, मलाई निकालना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। ये तीन चीजें आपके पास है, आपके पास विकल्प उससे आगे ये है कि आप दूध खरीदे या तो फिर गाय पाल लें। तो गाय पालना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, बाकी आप पाल भी सकते हैं। वैसे हमारा कोर्स चालू हो चुका है और उसमें कुछ ऑफर भी है, उसके बारे में बता देता हूं। सीएमओ का जो कोर्स है उसके विषय में बता देता हूं, इसमें सब चीजें कवर होगी, ध्यान रखिएगा। सीएमओ में इसमें वीडियो क्लास भी कवर होगा, वीडियो क्लास के साथ पूरा सिलेबस कवर होगा ना, पीडीएफ कवर होगा, वीडियो क्लास पीडीएफ। और इसका जो फीस है वो है आपका, फीस जो है वो लिख देता हूं, फी वो है 7,000 रुपए, लेकिन सिलेबस बड़ा है, 7,000 रुपए कम है मेरे हिसाब से, लेकिन ठीक है, सेकेंड क्लास ऑफिसर ठीक है, चलो कर लेंगे। इस फीस में भी शुरू के 20 स्टूडेंट के लिए फीस था 3,000 रुपए,
और बाकी के 30 स्टूडेंट यानी टोटल 50 स्टूडेंट के लिए था ये ऑफर। तो ये 4,000 रुपए है फीस। इसमें भी ये 3,000 रुपए वाला लगभग खत्म होने वाला है, तो आप चाहे तो इस ऑफर में ले सकते हैं अभी अगर होगा तो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 94,064,21,014 ये व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं सीएमओ क्लास लिख के और अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पे आपको फोन पे का डिटेल मिल जाएगा, वहीं से पेमेंट कर लीजिएगा और आपका लिस्ट हो जाएगा। क्लासेस चूंकि बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नया अपडेटेड क्लास करना है, तो 26 जुलाई से मैंने पहले भी बताया है कि 26 जुलाई से हमारी क्लासेस शुरू होंगी। लेकिन आप ये ऑफर में अगर लेना चाहते हैं तो अभी ही आप अपना ज्वाइन कर लीजिए, बाद में जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर 4,000 फालतू का 1,000 देना पड़ेगा और ये भी खत्म हो गया तो 7,000 रुपए देना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आपको देना चाहिए। जब कम फीस में आपको मिल रहा है तो क्या समस्या। मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस बार ठाना है, मैं ये सारा मेहनत जो कर रहा हूं ना, पूरा थ्योरी पढ़ाना सब चीज, मैं चाहूं ना टाइम पास करके निकल सकता हूं, लेकिन मैं निकलूंगा नहीं। कारण क्या है जान रहे हैं, ये कोर्स तो आप कहीं पे 999 रुपए में भी ज्वाइन कर सकते हैं, सस्ता लगेगा। लेकिन कारण क्या है इस बार जान रहे हैं, क्योंकि 51 पद आ रहे हैं दोस्त, और 51 में से 51/51 पद मेरा टारगेट है कि एनालाइजर के स्टूडेंट होंगे, यानी यहीं से पढ़े स्टूडेंट को सेलेक्ट कराऊंगा। देख ठीक है, तो इसमें अब आपको ध्यान रखना है कि आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको टॉप करना है कि नहीं करना। आप टॉप करिए, रैंक 1 लाइए, उसके लिए मेहनत करिए। बाकी जितने बच्चे कोर्स ज्वाइन करेंगे सब तो नहीं सेलेक्ट होंगे, लेकिन उसी में से 51 लोग सेलेक्ट होंगे, ध्यान रखना। क्योंकि इसीलिए मेहनत कर रहा हूं कि 100% रिजल्ट हो, इसलिए मेहनत नहीं कर रहा हूं कि कोई एक तो सेलेक्ट हो जाएगा 51 नंबर में लास्ट रैंक ला करके ना। मेहनत तो केवल इसीलिए है कि टॉप में बच्चा होना चाहिए और शुरू से लाइन से आखिरी तक एनालाइजर दिखना चाहिए। बस यही सब बातें थी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगर खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे तो यह आपके लिए लाभकारी हुआ होगा। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी मैंने बता दिया। और बुद्धिमानी तो इसी में है कि आप कोर्स ज्वाइन करें, समय बचाएं अपना, क्योंकि उस चीज को मैं तैयार करके दूंगा। अब अधिनियम क्यों आया यही खोजने में आपको 3 घंटा लग जाएगा, उसी चीज को मैं खोजूंगा, 3 घंटा मुझे भी लगेगा, पढ़ूंगा, तैयार करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ने में 1 घंटा लगेगा पूरा। और अधिनियम क्यों आया है जानने में 20 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा। तो वो सब चीजें फर्क होती है। बुद्धिमानी का काम तो यही होगा। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कोचिंग जरूरी नहीं है। सीएमओ का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोचिंग तो अब एक ऐसा हो गया है ना, कोचिंग एक बैसाखी जैसा हो गया। बैसाखी सपोर्ट, ऐसे बैसाखी लगा के चलते हैं ना लंगड़े लोग, दिव्यांग लोग, सॉरी, तो वो बैसाखी जैसा हो गया कि कोचिंग के बिना होगा ही नहीं। लेकिन कोचिंग के बिना भी पॉसिबल है, कोचिंग के बिना सिलेक्शन होते हैं, बहुत सारे बच्चे कोचिंग के बिना सेलेक्ट होते हैं। लेकिन अब वही बात है कि चीजें आसानी से मिल जा रही हैं, तो फिर क्यों लोग मेहनत करेंगे। लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं। तो पता चला कि पूरा ही एनालिसिस करने में लगे हुए हैं, पूरा सिलेबस निकाल रहे हैं, ये अधिनियम ढूंढ के निकाल रहे हैं, और आपके बगल वाला लड़का जो है कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लिया और वहां से पूरा पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा दिया गया और सेलेक्ट हो गया। आप जीवन भर यही कोसते रह जाएंगे अपने आप को कि काश मैं भी कोचिंग ज्वाइन कर लेता, मैं उतना सारा ना निकालता। लेकिन इस चीज से मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप कोचिंग ज्वाइन करिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बिना कोचिंग के सिलेक्शन होते हैं, इस चीज को बिल्कुल मन में ठानिए। सिलेक्शन का मूल मंत्र ही है सेल्फ स्टडी। मैं यहां पे पढ़ाऊंगा तो मेरे पढ़ा देने मात्र से, चाहे किसी भी कोचिंग संस्थान के शिक्षक के पढ़ा देने मात्र से आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हां, एक बात यही है कि जब मैं पढ़ाऊंगा या कोई शिक्षक पढ़ाएगा जो अच्छा पढ़ाता हो, तो आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम होगा, सेल्फ स्टडी की इफिशियंसी होगी, वो चीजें बढ़ जाएगी। नहीं तो आप एक अधिनियम उठाएंगे, सूचना का अधिकार है, ये तो बहुत खराब है, ये तो कुछ समझ नहीं आता, छोड़ो यार, एग्जाम नहीं देना। वो शब्दों से जब परिचित हो जाएंगे ना तो आपको मजा आने लगेगा उसको पढ़ने में, तो वो चीज है, आपके अंदर एक रुचि पैदा हो जाएगी। नहीं तो सेल्फ स्टडी तो आपको कोचिंग करने के बाद भी करना है।
सेल्फ स्टडी आपको खुद भी करना है, सिलेक्शन के लिए सेल्फ स्टडी ही एक ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, लास्ट ऑप्शन वही। लेकिन उस लास्ट ऑप्शन को आसान बनाने का काम करता है कोचिंग, गाइड, किताबें, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, शुरू करिए। अभी समय है, समय कम भी है, उतना समय नहीं है, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर समय कम है। अभी शुरुआत में जब क्लास लूंगा तो मैं एक एक क्लास करके डालूंगा। और हाँ, जो भी बच्चे कोर्स ज्वाइन करे भाई, उनसे मैं एक चीज कहूंगा, पढ़ना यार, इस 51 में 51 लाना है तो पढ़ो यार, मजे आ जाए, निकाल लेते हैं इस बार। कब तक बैठे रहोगे बताओ तो? ट्रेन देखिए एक ही जा रहा है, उसी में फर्स्ट एसी है, उसी में सेकेंड एसी, उसी में थर्ड एसी, उसी में स्लीपर, उसी में आपको जनरल भी मिल जाए। तय आपको करना है कि आपको जनरल में जाना है, फर्स्ट एसी में, सेकेंड एसी में। और कब तक जनरल में जाते रहोगे यार, कब तक जाते रहोगे बताओ? ये सब चक्कर से निकलो और लो एक सेकेंड क्लास ऑफिसर का पोस्ट, मेहनत करो, तैयारी करो अच्छे से, निकालो यार। कोई मतलब नहीं है साला ये सब में रखा हुआ है, बस ऐसे ही एक चल रहा है, लूप की तैयारी चल रहा है, नहीं, ये सब चीजें छोड़ो, निकालो, खत्म करो। अब उम्र हो गई है तो। और एक चीज और कि इस बार क्लास जो लूंगा ना, वो क्लास में सोच रहा हूं कि थोड़ा लंबा लूंगा, क्योंकि देखिए वैकेंसी कभी भी आ जाएगी, तो वैकेंसी कभी भी आ जाएगी तो फिर थोड़ा सिलेबस को कवर करना बहुत तेजी से फिर करना पड़ेगा अगर लास्ट में करूंगा। तो उससे अच्छा यह है कि अभी स्लो चलेंगे, क्लासेस 1 घंटा या उससे ऊपर का भी हो सकता है। तो जो जुनूनी लोग होंगे वही ज्वाइन करें और तैयारी करें, बाकी सेल्फ स्टडी तो करना ही करना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।